जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, नया दिन, नई बात, नया साल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त अगर सियासत की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी जमात है जिसके बानी, जैसा कि आपको मालूम है, इमरान खान साहब है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, जो सबसे बड़ी जमात इस टाइम कहा यह जाता है कि जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है, जिसके फॉलोअर बहुत ज्यादा है, जिसका सोशल मीडिया बहुत तेज है, अगर उसके हवाले से आज बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि कम नहीं होगा। और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, जैसे कि आपको मालूम है, खालिद गखर साहब है और गुल कैसर साहब है हमारे साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सियासी होगा। जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा चैनल है, वो भी सियासत के हवाले से है और हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर तरह की वो मालूमात दे जो मुल्क पाकिस्तान में इस टाइम खबर फैली हुई है। तो हमेशा मैं आपको यही कहता हूँ, खबरों पे नजर रखें, बाखबर रहे। सबसे पहले हम जाएंगे गुल कैसर साहब के पास और कैसर साहब से हम ये जानेंगे, क्या इमरान खान साहब को कहा यह जा रहा है, अफवाहें हैं कि कोई डील हो चुकी है, उनको रिहा किया जा रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुल्क की जो हालात चल रहे हैं वो सबको पता है कि हर तबका जो है पिसा हुआ है और महंगाई हद से बढ़ चुकी है। मुल्क की हालात जो हैं वो दिन ब दिन पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी रह गई इमरान खान साहब की रिहाई या उनकी जो डील है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई डील होगी या नहीं होगी, क्योंकि पिछले एतवार आपको बाखूबी पता है कि जितनी भी डीलें हो चुकी हैं और इस किस्म के अगर कोई मामला जब पड़ते हैं किसी भी लीडर के ऊपर तो वो मुल्क से बाहर भी जा चुके हैं, जेलें भी काट चुके हैं। तो इस वक्त भी मुल्क की सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा जो तासुर दिया जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अब क्या होने जा रहा है ये आने वाला वक्त ही इसका तयन करेगा। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि जो अफगानिस्तान के या पाकिस्तान के जो बॉर्डर के इस वक्त हालात है, कहा यह जाता है कि वो काफ़ी कह लें कि जो लड़ाई की तरफ कह रहे हैं कि ये सब लोग जा रहे हैं, जो हमारा आज मुस्लिम लीग नून को यानी कि वज़ीर आज़म साहब को या मरियम नवाज साहबा को कहा यह जाता है कि टारगेट किया जाएगा। और ये वो ही कह लें कि तालिबान है, वो ही अफगानिस्तान वाले हैं जिनको कहा यह जाता है कि हमने खुद पैदा किया है। तो क्या उनकी तरफ से हमारे ऊपर कोई निशाना या टारगेट किया जा सकता है? सर, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, अफगानिस्तान आपको पता है कि वहाँ के तालिबान जो है वो किस दौर में पैदा हुए और कब उनको इस्तेमाल किया गया, कैसे इस्तेमाल किया, कैसे वो परवान चढ़े। बाकी रहेगी धमकियों की बात। धमकियाँ पाकिस्तान को क्या देंगे, और इतनी अभी उनकी औकात नहीं है कि वो पाकिस्तान को धमकियाँ दें। पाकिस्तान ही ने उनको बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखें। धमकियाँ जितनी भी हमारी पर्सनैलिटीज़ हैं, पिछले एतवार में भी आप देख लें, अब भी देख लें, धमकियाँ आती रही हैं। मुशर्रफ साहब के बारे में भी यही कहा गया, नवाज शरीफ के बारे में भी यही कहा गया, इमरान खान के बारे में भी यही कहा गया। तो धमकियाँ दी जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तरफ से जो दी जाने वाली गीदर बकरियाँ उन पर यकीन किया लिया जाए। जाते हैं जनाब खालिद गखर साहब की तरफ। खालिद गखर साहब, मेरा आपसे यही सवाल है जो मैंने गुल कैसर साहब के साथ सवाल किया है। क्या इमरान खान साहब की जो रिहाई है, कहा यह जा रहा है कि इसमें कोई डील मतवक्के है? रसूल करीम, जैसे देखने में आ रहा है कि कोर्ट ने बेलें लेनी शुरू कर दी है सजा याफ्ता कारकुनान की। सही। और बाकी जो पोजीशन नजर आ रही है, बज़ाहिर तो ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अमेरिका की किसी धमकी की वजह से कुछ हो रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां तक इमरान खान का सवाल है, उसने हमारे एहसास अदारे को टच किया है, उसको हिट किया है। उसको ऐसा नहीं लगता कि उसको छोड़ा जाएगा। अगर छोड़ा भी गया तो उसको कम अज कम नवाज शरीफ की तरह फ्लाई करवाया जाएगा, जो मेरी सोच है। लेकिन नजर ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि उसको छोड़ा जाएगा। खालिद साहब, दूसरा सवाल मेरा है जो मैंने कैसर भाई से किया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कशीदगियां फैल रही हैं, ये किस हद तक जा रही है? ये कोई बड़ी बात नहीं, ये चलता आया, ये गहमा गहमी लगी रहती है। लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जो दिखाने की सिर्फ होती हैं, कोई उसके पीछे पस मंजर कुछ और होता है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान एक मजबूत स्टेट है, और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज जो है वो वर्ल्ड में पहले नंबर पर है। ये हम भी मानते हैं और ये हमारे दुश्मन ममालिक भी इस बात को मानते हैं। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ वो कर सके, लेकिन ये बॉर्डर में, जैसे वाघा बॉर्डर पे, सियालकोट बॉर्डर में, इधर अफगानिस्तान बॉर्डर पे, ये छोटी मोटी झड़प होती है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं कैसर भाई की जानब। कैसर भाई, मुझे ये बताएं कि जो अमेरिका है उसका कितना बड़ा हाथ लगता है कि जो इमरान खान साहब को वो रिहा करवा लेंगे या उसको अपने साथ ले जाएंगे? क्या लगता है, आपकी कीमती राय से हम जानना चाहेंगे। देखें, बड़ा ही सवाल आपका बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसमें अगर हकाइक की तरफ अगर जाया जाए कि वो क्यों हर जगह पे टांग अड़ाने की कोशिश करता है, वो और उसकी कितनी ताकत है, वो हमारी सियासत में और हमारे जो यहाँ के हमारे मामलात हैं उनमें किस कदर वो फाल है, अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा मुज़ाकिर सी बात है जी, क्योंकि आप बड़े बाखूबी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, जो जिनकी कदमें हम पे लग चुकी हैं और लगी हैं, और जो वो चाहेंगे वही सारा कुछ यहाँ पे नाफिज़ अमल होगा। वजह यह है कि हम उनके कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख लें, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, कीमतों का तयन करना, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी हमें माननी पड़ेगी, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमने मुआहदे ही ऐसे किए हुए हैं। दूसरे नंबर पे फिर अगर वो सियासत में भी अगर उनकी मुदाखलत अगर चलती है, अव्वल तो मैं नहीं समझता, लेकिन अगर चलती है तो उसकी वजह भी यही बन सकती है। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि PTI ने 2022 में एक बयानिया बनाया कि ये जो साइफर है ये अमेरिका से आया है, मेरी हुकूमत करा दी है। PTI में कहा यह जाता है कि बहुत बुरा भला कहा अमेरिका को, और आज उसी अमेरिका के कहने के, मैं वो लफ्ज़ तो नहीं बोलना चाहता कि जो अमूमन PTI वाले बोलते हैं। तो क्या बात है कि अब PTI वाले इतने तरले या इतनी मिन्नतें या इतनी उम्मीद क्यों लगाकर बैठ गए हैं अमेरिका से कि अमेरिका आएगा तो इमरान खान को रिहा कराएगा? यहाँ पर नाज़रीन मैं एक आपको बात बता दूं, एक जनाब ऐसे हैं जो PTI से हैं, गालबन वो कह लें कि MPA भी हैं पंजाब असम्बली से। तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई थी तो वो अब बनाकर भी वापस देंगे। तो आपको लगता है अमेरिका वापस हुकूमत बनाकर देगा इमरान खान को, या उनने गिराई थी हुकूमत? दो सवाल है आपसे जी। पहली बात तो साइफर की है कि उस पे केस भी चला, कोर्ट में भी इस पे वेट हुई कि बताएं जी साइफर कहाँ से आया, कहाँ गया। अगर इमरान खान के पास उस वक्त था तो उसे ओपन कर देना चाहिए था, लेकिन अगर उस वक्त अमेरिका गिरा रहा था इसकी हुकूमत, तो फिर अब उसे क्या जरूरत है इसकी बनाने की। और जहां तक दूसरे ममालिक की, हमारे मुल्क की सियासत पे इन्वॉल्वमेंट होती है, वो भी सौदेबाजी होती है और कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी होती है। ये अंदर के बात होती है कि इसके पसे पर्दा बात कुछ और होती है कि कुछ बातें मनवाने के लिए कुछ बातें माननी पड़ती हैं। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे मुल्क में कुछ लोगों की सियासत, जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पे पाकिस्तान ही में पाकिस्तानियों की ही हुकूमत है, किसी और की नहीं है। लेकिन ये भी कहना दुरुस्त है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अवाम को कोई रिलीफ अभी तक नहीं दे सकी, किसी किस्म की रत्ती बराबर भी इसको अवाम को इसकी तरफ से कोई रिलीफ हासिल ना है। किसी एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देखें, बाकी मामलात में देखें, गरीब अवाम रोज बेरोजगारी को आप देख लें, तालीम को देख लें कि अब ये एजुकेशन जो है ये महकमा अब बिजनेस बन चुका है। पहले इसको कोई और रंग दिया जाता था, लेकिन अब ये भी एक बिजनेस बन चुका है, तालीम बेचो। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस तरह कि हम कह सके कि इस वक्त पहले इमरान खान के साथ कौम थी, लेकिन अब कुछ चीजें वाज़े आ रही हैं, इसराइल के साथ तल्लक, बाकी चीजों के साथ तल्लक, झूठा बयानियां, ये सारी चीजें ओपन हो रही हैं। तो इससे लोगों ने बैक फुट पे जाना शुरू कर दिया है। लेकिन हम ये कहेंगे इस गवर्नमेंट से लोग मुतमिन है, तो ऐसा भी नहीं है। कैसर भी मुझे ये बताएं कि जिस तरह PTI ने बयानिया बनाया, क्या हम कोई गुलाम है? तो आप वाकई हम लोग कोई गुलाम है अमेरिका की?
देखिए, गुलाम तो हम शुरू से चलते आ रहे हैं जी। जिससे भी बात की जाए तो वो एक ही जवाब मिलता है कि 200 साल तक हुकूमत की अंग्रेज़ों ने हम पे, और वो जो कानून दे के गया हम उसके नीचे दबे हुए हैं। बात बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन अब हमारे पास एक उम्र गुजर गई है, 72 साल हो गए हैं कि ये मुल्क हमारे पास है। तो कम अज़ कम हमारी चारों असेंबलियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। हम ऐसे बिल पेश कर सकते थे, ला सकते थे कि वो 216 जो गुलामी का एक कानून था उसको हम कन्वर्ट कर सकते थे अपने इस्लामी कानून में, तो वो नहीं किया गया। तो अब ये रोना बिल्कुल गलत है कि अंग्रेज़ों का कानून था यार, वो था गया, ख़त्म हो गया, एक दौर था जो गुलामी का था। अब तो हम एक आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, उसके शहरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हुकूमतें हैं अपनी। तो अब तो हमारे पास चारों असेंबलियाँ भी हमारी हैं, सियासतदान भी हमारे हैं, और हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। हम क्यों नहीं उस 216 जो एक बेहुदा किस्म का जो कानून था उसको हम क्यों नहीं तोड़ सकते, उसको अभी तक फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये हमारी नाअहली है। तो हमें अपनी नाअहलियों पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता अखलाक दोनों मौजूद हैं। कुरान और सुन्नत, और कुरान की सूरत और सुन्नत की सूरत में हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। हम उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कानून मुबारक है उसको भी हम राइज कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? ये हमारी नाअहली है कि हम उस तरफ नहीं जा रहे। खालिद साहब, मुझे ये बताएं कि अभी चंद ही रोज पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनने एक प्रोग्राम शुरू किया है उड़ता हुआ पाकिस्तान। वो क्या चीज है? पहले मैं जो मौजूद था कि ये कानून जो लागू है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में एक स्टेट ऐसी है कि जहाँ पे बाजमात नमाज मगरब की और इशा की नहीं पढ़ने दी जाती। आप किसी जेल का भी विजिट करें तो असर के बाद तमाम कैदियों को उनकी बारकों में ब्लॉक कर दिया जाता है, और मस्जिद मगरब और इशा के वक्त वीरान होती है। ये वही कानून है जो बरतानिया गवर्नमेंट दे कर गई है हमें, और उसी पे अभी तक वो पैरेमंद है। जबकि पाकिस्तान की जेल, स्टेट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफज है, तो यहाँ जेल के अंदर भी इस्लामी कानून होना चाहिए। अगर कोई कैदी है तो उसे भी मस्जिद के अंदर नमाज जमात अदा करने का हक हासिल है। लेकिन अफसोस के साथ कि आज तक किसी हुक्मरान ने इस तरफ तवज्जो ना दी। असल में ना खालिद भी मसला यहाँ पर यह है कि अगर इस्लामी कानून आता है या आर्टिकल 6 पे काम किया जाता है, तो फिर आप वजीर आजम या वजीर खारजा या MPA MNA लाएंगे कहाँ से? मेरा सवाल फिर वही है, क्या पाकिस्तान जिस तरह CM पंजाब या मरियम नवाज साहबा हो गई या शहबाज शरीफ साहब हो गए, कहा यह जाता है कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो मरियम नवाज साहबा ने शुरू किए। सबसे पहले तो मैं आपके जो सहाफ़ियों के हवाले से, हेल्थ कार्ड के हवाले से मरियम नवाज साहबा ने प्रोग्राम किया है, शहबाज शरीफ साहब ने, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर कह लें कि तीरानी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जो मतलब कह लें कि अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर सकते, वो इस प्रोग्राम से अपनी बेटियों का जहेज और उनकी शादियां करवा सकते हैं। फिर किसानों के लिए ट्रैक्टर वगैरह का बंदोबस्त किया गया है, किसान का, ऐसे बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो मरियम नवाज साहबा ने पंजाब में शुरू किए हैं। गो के जो बैग पे हाथ होता है वो तो वफाक का ही होता है। तो मुझे ये बताएं कि इन चीजों से क्या आया पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नजर आपको आ रहा है? 1000 से ज्यादा कह लें कि आपकी जो इंडस है वो बढ़ चुकी है, तो 1100 से बव कर चुकी है। तो लगता है आपको कि उड़ता हुआ पाकिस्तान तरक्की कर रहा है? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, अगर उन्हें तरीके से लॉन्च किया जाए। आप ये देखें कि दूध पियोगे, कितना अच्छा प्रोग्राम है बच्चों के लिए। आप विजिट करें सरकारी स्कूलों में, क्या बच्चों को दूध दिया जा रहा है? पहले परवेज लाई के दौर में बुक्स दी जाती थी, यूनिफॉर्म दिया जाता था, शूज दिए जाते थे, वो भी सारे खत्म कर दिए गए। मरियम नवाज शरीफ का काम यह है कि ऐलान करना, अनाउंस करना, नोटिफिकेशन जारी करना, इम्प्लीमेंट करना। आगे अदारे ने सारा कुछ करना होता है, लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस नहीं है। साफियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करना खुशाइन है, बहुत खुशाइन है, लेकिन क्या आम जो इंसान है उनको जो पहले मेडिकल कार्ड था
उसको ब्लॉक क्यों किया गया? पहले शनाख्ती कार्ड को ना उसी को कार्ड हेल्थ कार्ड में कन्वर्ट किया गया कि आईडी कार्ड ही हेल्थ कार्ड होगा, उसके बाद उसमें भी तरमीम। बात यह है कि पाकिस्तान की अवाम को अगर रिलीफ देना है तो उसे रोजगार देकर रिलीफ दिया जाए तो बेहतर है। हमने क्या किया, इमरान खान ने भी यही किया था, लंगर खाने खोल दिए, मुसाफिर खाने खोल दिए, कौम को भिखारी बना दिया। खालिद साहब आपकी बात काटता हूँ यहाँ पर। मैंने नाज़रीन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसमें जिस तरह अभी खालिद साहब ने बात की कि कौम को भीख मंगा बना दिया गया है, कौम को खुद मुख्तार क्यों नहीं बनाया जाता, मुल्क और कौम को कहने के जो गरीब अवाम है उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों नहीं सॉल्व की जाती। 2015 में जब नवाज शरीफ साहब ने हेल्थ कार्ड जारी किया तो वो भी इस्लामाबाद की हद तक था, और जैसे ही हुकूमत आगे चलती है 17 में जाती है तो इमरान खान कहने के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरा दी जाती है, और वो कार्ड जो था जो नवाज शरीफ साहब ने 2015 में लॉन्च किया था सेहत कार्ड, उसकी कहने की उसको डैमेज कर दिया जाता है। फिर 2018 में इमरान खान साहब आते हैं, वो सेहत कार्ड का कहने के नया एक कहने के वो मंसूबा बना लेते हैं। अच्छा किया जो, लेकिन उसमें इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि ये जो सेहत कार्ड मंसूबा है ये नवाज शरीफ साहब का है। आज भी नाज़रीन अगर मैं आपको बताऊं कि जो मरियम नवाज साहबा के बहुत सारे ऐसे काम है जिनको यहाँ पर गनवाया जाए, जिस तरह अभी खालिद साहब ने बताया आपको, तो मेरा हाल बहुत मुश्किल होगा कि हमने इतने प्रोग्राम लिखे ही नहीं है कि जितने हम आपको बता सकें। लेकिन जिस तरह खालिद साहब ने आपको बताया कि प्रोग्राम तो बहुत है, उन पे एप्लीमेंट नहीं करवाया जा सकता, अल्लानिया के हद तक ये सारे प्रोग्राम होते हैं। नाज़रीन मेरे सामने इस टाइम पर है जो हमारा एक लाइफ इंश्योरेंस ये कार्ड है, हमारा हेल्थ कार्ड है सहाफियों के लिए, ये मेरे सामने पड़ा हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया। ऐसे दीगर बहुत से प्रोग्राम है जो कह लें कि पंजाब हुकूमत ने कह लें कि जो लॉन्च किए हैं, बहुत सारे मंसूबे हैं, कोई ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं अभी चंद ही रोज पहले एक सीनियर एंकर यानी कि मंसूर अली खान साहब की अगर बात करूं या जवेद चौधरी साहब की बात करूं, तो जवेद चौधरी साहब हो गए या मंसूर अली खान साहब हो गए, उनका ये कहना है कि जो इनका सोशल मीडिया टीम है ना, ये मेरे सामने बिठा दे, मैं 2 मिनट से पहले पहले मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया टीम है उसको नंगा कर दूं। उनके पास है क्या, ना तालीम है ना नॉलेज है। पीटीआई अगर इतना सा काम करती थी तो इतना सा दिखाती थी, नून लीग कितना काम करती है और इतना भी दिखा नहीं सकती कि हमने ये काम किया है। तो नाज़रीन इसी के साथ सुल्तान भाई मैं यहाँ पे अगर 2 मिनट मुझे 1 मिनट दे दिया जाए तो मैं आपके इसी बयानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और थोड़े हकाइक की तरफ चलते हैं। देखिए वैसे तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ज़ाब्ता हयात और ज़ाब्ता इखलाक जो है वो हम उसके वारिस हैं कुरान की सूरत में और सुन्नत की सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सहाबा कराम आए जलील कदर, तो उनकी शान मुबारक भी हमारे सामने है और उनके किए हुए काम भी हमारे सामने है। हमें वो हमारे लिए मशले राह हैं इसके कि हम अपनी तरफ से कोई इंसान है, हमसे भूल चूक हो सकती है, लेकिन चूंकि वो खुलफाए राशिदीन थे माशाल्लाह, तो उनकी जो एक काविशें हैं वो न तो रद्द की जा सकती है अल्हम्दुलिल्लाह और ना ही किसी किस्म की कबातें उनमें हैं। तो उनको क्यों नहीं हम आगे लेके चलते, साथ लेके चलते। किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म, मैं अपने मुल्क की बात करूंगा कि मुल्क खुदादाद में हम रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, वैसे तो मुसलमान मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि खुलफाए राशिदीन को हम देख लें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लें कि वो अपने ख़जाने में से क्या लेते थे और गरीबों की किस तरह मदद करते थे, पूरी पूरी रात जाते थे, अपने ऊपर मुशक्क़तें लेते थे वो। तो किसी जगह भी सोशल मीडिया तो खैर उस वक्त नहीं था, किसी चीज़ ऐसी नहीं थी, लेकिन आज भी उनका नाम बगैर सोशल मीडिया, बगैर किसी वजह के आज भी चमकता हुआ एक सितारा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नाम लेके ये कहा जाए कि ये कारनामा इनका है या उसका है। आप मुल्क खुदादाद के आप मुलाजम हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो तारीफ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको उस काम के लिए मुख्तस किया गया है, आप उस चीज की एवज पैसे ले रहे हैं, आपको वो काम करने पड़ेंगे, अच्छी सोचें लेके आने पड़ेंगे, प्रोजेक्ट लेके आने पड़ेंगे। मैं एक छोटी सी अर्ज कर लूं जी के कैसे भी यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं माजरत के साथ। अच्छा नून लीग जो है ना, जिस तरह आपने बताया, आपकी एक पॉइंट तो बिल्कुल दुरुस्त है
कि जो आपको काम सौंपा गया है या जिस काम के लिए आप आए हैं वो डिलीवर करें आप। वो डिलीवर करें। यानी कि यहाँ पर हम आपको इसलिए नहीं बिठाया कि आप वजीर आजम बन जाए, सीएम बन जाए तो आप प्रोटोकॉल के मजे लें और काम ना करें, तो मदासवाई करते हाँ, रहें, ये ऐसा आपकी नहीं बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून, मतलब मैं किसी की तारीफ भी नहीं कर रहा, माजरत के साथ, सर, अगर बिला खान तकलीफ साहब ने सबकी अच्छा बात हो काम रही है। किया है तो हम उसको भी अच्छा काम बताते हैं खान साहब का, और अगर मियां साहब ने अच्छा काम किया तो हमारा वो भी राइट बनता है हम बताएं उनको। मकसद यहाँ पर यह है बात करने का, जो मैंने जिस वजह से आपको रोका, माजरत के साथ नाजरीन अगर आपको बात मेरी बुरी लगे तो, मुस्लिम लीग नून जो है जनाब वो ये कहती है कि हमने आज तक, जनाब वजीर आजम 3 दफा नवाज शरीफ साहब रह चुके हैं, उन्होंने कहा जी मैंने गवर्नमेंट के खजाने से आज तक की जो सैलरी है मैंने आज तक नहीं ली, वो मैंने सैलरी कह लें कि खजाने में डाल दिया। मरियम नवाज साहबा भी यही कहती है जी मैंने सैलरी नहीं ली, मैं हुकूमत के खजाने में डाल देती हूँ अपनी पूरी सैलरी। और शहबाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं जी मैं अपनी सैलरी खजाने में डाल देता हूँ। तो माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो ये एक मेरे पास नॉलेज थी, तो मैंने कहा कैसर भाई से आप सबसे तनख्वाहें शेयर कर अगर दूं। तनख्वाहें अगर तो कौमी खजाने ले में या हैं, ना ले, लेकिन बात यह है कि डिलीवर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि अवाम के लिए काम करके दिखाए। अभी कल बात हो रही थी कि जो आलू है वो 150 रुपए किलो हो गए हैं, प्याज, इस तरह दीगर ऐसी चीजें हैं। मैं तो इन चीजों पे बात करता रहता हूँ कैसर भाई कि जो दूध है वो आप केमिकल पी रहे हैं, दूध आपके पास नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है जी। और गोश्त की बदले आप क्या खा रहे हैं, गोश्त क्या आप नहीं खा रहे देख लें कि आप भैंस का खा रहे हैं या आप बच्चे का खा रहे हैं, कट्टे का खा रहे हैं, गधे का आपको खा कुछ रहे नहीं हैं पता। या कुत्ते का हाँ खा रहे हैं, जी, ये भी। लेकिन आप पैसे दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चले जाएं गोश्त वाली मीट की शॉप पे जाते हैं अगर आप, तो आप देखें जाके कि मुख्तलिफ दुकानों पे जाएंगे, मुख्तलिफ प्राइस होगी। अच्छा, जो सरकारी रेट है उस पे गवर्नमेंट आपको, जनाब यहाँ पर मैं तनकीद कर रहा हूँ अब नून लीग के ऊपर, कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि जिस तरह इस टाइम की अगर बात की जाए 2025 का, कह लें कि जो इस टाइम की गवर्नमेंट है, कि वो हमें गोश्त तक सरकारी रेट पर नहीं लेकर दे सकती। जब ये हुकूमत आई थी 2024 में तो दूध 200 रुपए किलो था जनाब, दही जोन सा है 220 रुपए किलो था, दही इस टाइम 250 रुपए किलो हो चुका है, दूध जो है वो मेरा है 230 और 40 रुपए हो चुका है। ये चीजें सस्ती नहीं हुई, ये महंगी हुई है। कहा यह जाता है कि जो शरह सूट है या महंगाई की कह लें कि जो नंबर गेम है वो कम हो गया, महंगाई कम हो गया। भाई ये मेरा ख्याल है खालिद साहब को या कैसर भाई के बच्चों को नंबर गेम के साथ पेट नहीं भरता। हमारे बच्चों का जो पेट है वो दूध से, रोटी से उनका पेट भरता है। तो मेरा ख्याल है नंबर गेम जो बताई जा रही है टीवी पर, चैनलों पर, उससे हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता। थोड़ा बाहर निकल के देखें जी, आप तो शाहबाद पे जाकर महंगाई देखें। है। तो अब हम मैं एक सुल्तान भाई, टाइम देंगे, सुल्तान भाई, मैं आपको ये बाबर, जी खालिद भैया आप बात मैं करें। ये आपके माजरत साथ से, आपको काफी देर आपने चुप मैं कराया। आपकी साथत से ये बात हाँ, करवाना जी, चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि रेट कंट्रोल कमेटी और क्वालिटी कंट्रोल कमेटी जो है बिल्कुल पिंडी में कम अज कम फोकस है, क्योंकि पिंडी से मेरा ये तल्लक है। पाकिस्तान में हम बात करेंगे। मैं पिंडी की, अगर पिंडी की ये हालत है तो बाकी का फिर अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा। सर हम पूरे कि पाकिस्तान की कहीं बात करें। पे सरकारी रेट लिस्ट लगी हुई है लेकिन उस प्राइस पे चीज नहीं मिल रही, और क्वालिटी की तो बात ही आप छोड़ देना। अच्छा नाज़रीन, मैं उस पे- खालिद साहब की बात यहाँ पर काटूंगा। चंद रोज पहले खालिद साहब ने मेरा करियाना स्टोर से कोई चीज मंगवाई तो उससे मेरा 60 रुपए के 70 रुपए एक्स्ट्रा लगाए। तो मेरा ख्याल है फिर खालिद भाई आपने उस पर एक्शन भी लिया, खबर भी जी जी, लिया। उस पर मैंने खबर ब्रेक की। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि रेट कंट्रोल कमेटी कहाँ है। ठीक है, वो आती है, 2-4 दुकानें सील करती है, चली जाती है, ओपन है। ये बातें मार्केट में विजिट किया जाए तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि रेट लिस्ट लगी हुई है लेकिन दुकानदार उस रेट पे नहीं दे रहा, और उसके 20 रुपए लिस्ट के चार्ज किए जा रहे हैं सब। पर ये चेक एंड बैलेंस नहीं है। सर जुडिशरी, थानों में, आप थानों में देख लें, हाँ, कैसर भाई आप थानों में देखें क्या कल्चर अडॉप्ट किया गया है, क्या इंसाफ है? नहीं है। अव्वल तो जो- थानों की जो हालत ज़ार है वो डिस्कस करने के काबिल है। किसी नहीं। वक्त उसमें भी प्रोग्राम करते हैं कि जो हालत इंशाल्लाह। थाने की, क्या वहाँ पे एक शरीफ बंदा या एक इंसान जो आदमी जो है, एक शहरी जो आम शहरी जो है, दहशत जिसको knowledge नहीं है, और वो थाने खौफ की दाखिल अलामत भी हो बने सकता हुए हैं इस वक्त थाने, दहशत और खौफ की अलामत बने हुए हैं। क्या वजीर आला को ये बात नहीं चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस रखे? क्या उससे इस चीज का जवाब नहीं होगा? क्या उससे इस चीज की पूछ नहीं होगी? क्या रेट कंट्रोल और रेट क्वालिटी का इनसे पूछ नहीं होगी? क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस रखा जाता? आप देखें कि गोश्त में पानी मिला के दिया जा रहा है, बाकी तकरीबन
मिलावट तो आप ये कह लें कि 99% मिलावट है और 1% कोई बंदा अच्छा, ये खालस बिल्कुल बेच जी रहा है। खालस साहब की बिल्कुल 110% बात है कि गोश्त को पानी लगाया जाता है वजन बढ़ाने के और लिए। दूध में क्या डाला जाता है? अमूमन हम किलो दूध या 1.5 तकरीबन किलो, केमिकल वाला। हाँ, किलो 1.5 किलो गोश्त लाते हैं जनाब, तो जब हम उसको फ्राई करते हैं वो पानी सूखता 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 जब हम लाते हैं तो इतना गोश्त होता है किलो 1.5 किलो। लेकिन जो वो पकता है तो इतना सा रह जाता है, यानी कि उसमें पानी होता है, वो फ्राई के दौरान सारा खुश्क हो जाता है। तो नाज़रीन, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। ये दोनों शख्सियत मेरे साथ ही हैं, ये कहीं नहीं जा रही, आगे भी हम प्रोग्राम करेंगे। इसी के साथ मेरे मेहमानों को मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।